नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनके सिंह एक बार फिर से विज्ञान विषय आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही होगी, कहीं से किसी प्रकार की कोई भी दुविधा, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। टीम एजुकेशन इंडिया की जितनी भी फैकल्टीज हैं, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा होगा उनको आप अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे और साथ साथ इंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा ही है ना? चलिए, श्रावण तिवारी जी, अर्चना यादव जी, नीतू देवी जी, सोनिका जी, सुमन जी, दीपू गुप्ता जी, स्वाति उत्तम जी, शोभना श्रीवास्तव जी, प्रियंका जी, चलिए सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। बात हम कर रहे थे ब्लड पर, रुधिर पर बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किया था। कंसंट्रेट हो जाइए, मैं रिकैप करने चल रहा हूं 5 मिनट के लिए। मैं रिकैप करूंगा सारे बिंदुओं पर, उसके बाद मैं टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं टॉपिक पे बात करूंगा। शुरुआत किया था हमने कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, स्वाद में नमकीन होता है और पीएच मान इसका 7.4 होने के कारण यह क्षारीय एक पदार्थ होता है। क्षारीय के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7.4 है। ठीक है, इसके पश्चात हमने बताया था कि इसको हम 2 बृहद भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है ब्लड कार्पेसल्स। प्लाज्मा के अंतर्गत केवल 2 बातें महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि प्लाज्मा के निर्माण में 92% जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 92% जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लाज्मा के फॉर्मेशन में। और दूसरी बात ये कि प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं, तो प्लाज्मा ताप को नियंत्रित करता है और दूसरा जो हमारी छोटी आंत में बचा हुआ ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, उसको वही प्लाज्मा एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और वही एक स्थान से दूसरे स्थान से परिवहन करने में सहायता करता है। इसके पश्चात हमने ब्लड कार्पेसल्स की शुरुआत किया था, रुधिर कणिकाओं की बात करना शुरू किया था। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को हमने इरिथ्रोसाइट्स कहा था, डब्ल्यूबीसी को हमने ल्यूकोसाइट्स कहा था और थ्रोम्बोसाइट्स कहा था हमने प्लेटलेट्स को। इसके पश्चात हमने आरबीसी की विशेषताओं के बारे में शुरुआत किया था। तो हमने बताया था कि जन्म इसका भ्रूणावस्था में यॉर्क सेक में होता है, प्लीहा में होता है, यकृत में होता है और जन्म के पश्चात लंबी अस्थियों के किनारे वाले भाग अर्थात रेड बोन मैरो अर्थात लाल अस्थि मज्जा में होता है। और वहीं पे हमने इसके जीवन कथा की लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है। वहीं पे हमने इसकी महत्वपूर्ण संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण संघटक जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया कि हीमोग्लोबिन ही बेसिकली आरबीसी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। हीमोग्लोबिन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक हिम है, दूसरा ग्लोबिन है। हिम एक प्रकार का वर्णक होता है, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है और इन्हीं दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है, ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। और हमने आरबीसी की मात्रा बताई थी 45 से लेकर 50 लाख प्रति mm3। हीमोग्लोबिन की भी मात्रा बताई थी कि 13 से 15 मेल में और 10 से 13 किसमें फीमेल में होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है तो उस समय हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने बात कर लिया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आज हम आगे मूव करें। चले आगे डब्ल्यूबीसी पे चर्चा करें। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, निधि चौहान जी, बफरिंग हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मोबाइल आप अपना चेंज कर लीजिए, ठीक है। हाँ, मोबाइल चेंज कर लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, जब नौकरी मिल जाएगी तो बड़ी मोबाइल खरीदिएगा निधि चौहान जी। हाँ, चलिए दीप्ति जी, सर टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन राजेंद्र कुमार जी, आप लोग परेशान ना होया करिए, बार बार एक ही चीज को आप रिपीट मत किया करिए, ठीक है। हमने आपसे बताया ना कि हफ्ते के अंदर सैटरडे, आज जो दिन है और रविवार का जो दिन है, इन दोनों दिनों में जितना भी हफ्ते भर का पढ़ाया गया है
उसका हम लोगों ने पूरा सोचा है। क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा 50 क्वेश्चन। कल आपका टेस्ट का दिन रहेगा, कोई भी क्लास नहीं चलेगी, लेकिन टेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन हम पीडीएफ बनवा के 50 क्वेश्चन का हर, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 50 क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। जो पिछला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है खुद अपना मूल्यांकन करिएगा, खुद उसका अपना इवैल्यूएशन करिएगा, ठीक है। कल पूरा संडे को क्लास बंद रहेगी, आप अपने तरीके से उसको टेस्ट दीजिएगा, पीडीएफ मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, संडे को मैं ऑफ रखूंगा, बात समझ में आ रही है। और सैटरडे तक आपकी सारी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। आप लोग बार बार उसी चीज को रिपीट ना किया करिए, हाँ, ठीक है। चलिए, अब आप मेरी बात ध्यान समझिए, अब कंसंट्रेट हो जाइएगा, बंद कर दीजिएगा अपने कमेंट्स को। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब हमको शुरुआत करना है डब्ल्यूबीसी पे, ठीक है। अब हमको शुरुआत करना है डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है क्या? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। हमने कहा है कि ल्यूको शब्द कहीं भी लगा रहे, ध्यान समझिएगा, ल्यूको शब्द कहीं भी लगा रहे तो उसका मतलब क्या होता है? श्वेत। उसका मतलब क्या होता है? सफेद होता है। अगर आपको पता होगा तो हमने जो अवर्डी लवक था, तो अवर्डी लवक को हमने ल्यूकोप्लास्ट कहा था, ल्यूकोप्लास्ट कहा था। क्यों ल्यूकोप्लास्ट कहा था? क्योंकि वह सफेद रंग का दिखता है। तो कहीं भी सफेद की बात हो बायोलॉजिकल टर्म में तो वहां पे ल्यूको शब्द रहेगा। तो ल्यूको शब्द जैसे ही आप देखेंगे उसको आप आशय क्या लगाएंगे कि वह श्वेत से संबंधित है, वह सफेद से संबंधित है। इस बात को आपको जानना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यूबीसी भी क्या है? एक प्रकार की कोशिका होती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे प्लाज्मा हो, यह सभी क्या हैं? यह सभी कोशिकाएं हैं। क्योंकि तभी तो मैं कहा था कि रुधिर एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। बात करूं आरबीसी की, अगर मैं बात करूं डब्ल्यू कोशिका किसकी होती है तो डब्ल्यूबीसी की होती है। लेकिन संख्या की अगर बात किया जाए तो संख्या में सबसे बड़ी आरबीसी हो जाएगी। याद रखिएगा, तीनों प्रकार की कोशिकाओं की अगर मैं बात करूंगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो संख्या में सर्वाधिक बड़ी कौन है? आरबीसी है। जबकि आकार में सबसे बड़ी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी है। लगभग 99% तो अकेले आरबीसी है संख्या के मामले में। लेकिन अगर आकार के बारे में बात किया जाए तो आकार में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? डब्ल्यूबीसी हो जाएगी, ल्यूकोसाइट हो जाएगा, या श्वेत रुधिर कणिकाएं हो जाएंगी। कोशिका है तो जन्म होगा, तो जन्म कहां पे होगा? तो हमने आपको बताया है कि इसका जन्म जो होता है वह पीत अस्थिमज्जा में होता है। कहां पे होता है? पीत अस्थिमज्जा, या इसी को बोला जाता है वाइबियम, या इसी को ही कहा जाता है क्या? येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो या पीत अस्थिमज्जा में निर्माण किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब मैं बार बार उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हमने कहा है कि लंबी अस्थियां हैं तो लंबी अस्थियों के बीच में क्या होगा? ये अस्थिमज्जा। तो इसी बीच में पाया जाता है वाइबियम, और एक किनारे वाले भागों में क्या पाया जाएगा? आरबीएम। और आरबीएम में निर्माण होगा आरबीसी का, और वाइबियम में किसका निर्माण होगा? डब्ल्यूबीसी का। तो जीवन काल भी तो होगा। अगर यह कोशिका है, कोशिका ने जन्म लिया है, तो इसका कुछ न कुछ तो जीवन काल होगा। अब जीवन काल को लेकर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में किताबों में बहुत मतभेद है। अलग अलग किताबें अलग अलग चीजें कहती हैं, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं समझिएगा। अगर इसके मैं जीवन की काल की बात करूं, इसके जीवन काल की मैं बात करूं तो इसका जीवन काल लगभग 10 से लेकर 13 दिन का होता है। लगभग 10 से लेकर 13 दिन का इसका जीवन काल होता है, इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसके बाद ये डेड हो जाती है। इस बात को आपको हमेशा समझना है। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है, जीवन काल आपने समझ लिया। अब डब्ल्यूबीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र या हमारे शरीर में ह्यूमन इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, मेंटेन रखने का कार्य करती है। इस समय आप बैठकर हमको देख पा रहे हैं,
लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपके चारों तरफ इस समय लाखों की संख्या में वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लेकिन आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। वो इस वजह से स्वस्थ हैं क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने के कारण मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं, जब मैं लेक्चर देता हूं, तो आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुना करिए, ठीक है। कमेंट्स को बाद में रोक दिया करिए। कमेंट्स को जब मैं पूछूंगा आपसे समझ में आएगा अथवा नहीं आएगा तो उस समय आप लोग कमेंट्स किया करिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिए। तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम होता है क्योंकि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो विशेष प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारे शरीर को समर्थ बनाता है। अगर हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जवाब दे जाए, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जवाब दे जाए, तो हम छोटे से बैक्टीरिया से या वायरस से तुरंत हम संक्रमित हो जाएंगे, तुरंत हम उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो कैसे ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, इसके लिए आप इसके थोड़ा सा कंपोजिशन पे बात करेंगे, इसके संघटक पर बात करेंगे। तो जब संघटक पर बात करेंगे तो WBC दो प्रकार की हो जाती हैं, दो भागों में ये बट जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो भाग होते हैं समझिएगा। अगर WBC के हम भागों के बारे में चर्चा करें तो हमने आपको एक ही बार में ग्राफ की मदद से आपको सारी चीजों को एक जगह करने का प्रयास किया था। तो हमने वहां पे बताया था कि WBC दो प्रकार की होती हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको कहा जाता है कणिका युक्त WBC, कणिका युक्त WBC। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है कणिका विहीन WBC, दूसरा होता है कणिका विहीन WBC, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये दोनों क्या है, क्या कणिका युक्त या कणिका विहीन की मैं बात कर रहा हूं, किसे मैं ग्रेनुलोसाइट्स या अग्रेनुलोसाइट्स कह रहा हूं। कुछ ऐसी WBC होती हैं जिसकी प्लाज्मा में कुछ कणिकाएं, कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उनको हम कणिका युक्त WBC कहते हैं। और कुछ ऐसी WBC होती हैं जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उनको हम कणिका विहीन WBC कहते हैं। और यहीं पे एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि WBC जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। बट अगर मैं बात करूं कि RBC की, तो RBC में आपने देखा कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात जब फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच किया जाता है, कहीं पे मर्डर हुआ हो, कत्ल हुआ हो, तो याद रखिएगा वहां पे RBC का महत्व होता ही नहीं है, वहां पे केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका महत्व नहीं है। वहां पे महत्व किसका हो जाता है, WBC का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्रक इसमें पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये एक बिग डिफरेंस निकलकर सामने आता है RBC में और WBC में। कणिका युक्त WBC के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं, तो हमने बताया है इसके अंतर्गत आएगा बेसोफिल्स, इसके अंतर्गत आएगा बेसोफिल्स आएगा, इसी के अंतर्गत आपका आएगा इओसिनोफिल्स, ठीक है, इसी के अंतर्गत आएगा इओसिनोफिल्स आएगा, इसी के अंतर्गत जो है आपका न्यूट्रोफिल्स आएगा, इसी के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स आएगा, ठीक है। ये तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब जब आप ब्लड रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो वहां पे दो चीजें रहती हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आपने RBC की संख्या देख लिया, आपने हीमोग्लोबिन की संख्या के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें और बताता हूं जो आपके ब्लड रिपोर्ट कार्ड में मेंशन रहती हैं। हमने आपसे वादा किया है कि अगर आप पूरा मुझसे ब्लड का चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप खुद ब खुद ब्लड रिपोर्ट कार्ड को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो दो वैल्यू वहां पे याद रखना है RBC में। अब उसके पश्चात कौन सी वैल्यू याद रखना है समझिए। उसके पश्चात आपको ये याद रखना है कि WBC की मैं बात करूं तो इसकी जो संख्या होती है, ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वह होती है 5000, लगभग 5000
प्रति mm क्यूब इसकी संख्या होती है। अब समझ लीजिए आप कि आरबीसी कहां 45 से लेकर 50 लाख प्रति mm क्यूब उसकी संख्या होती है, जबकि अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 5000 प्रति mm क्यूब है। यानी कि कंपेयर अगर आप करें तो बहुत गुना अधिक है। कौन? आरबीसी। ये केवल 5000 है, वह 50 लाख है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो डब्ल्यूबीसी की इस संख्या को भी आप याद रखेंगे अगर आपको ब्लड रिपोर्ट कार्ड पढ़ना है तो। दूसरी बात, जब ब्लड रिपोर्ट कार्ड आप देखते हैं तो उसमें दो चीजें होता है, दो प्रकार का ब्लड रिपोर्ट कार्ड बनवाया जाता है। एक होता है टीएलसी और दूसरा होता है डीएलसी। ठीक है, डीएलसी। ठीक है, दो प्रकार के ब्लड रिपोर्ट कार्ड होते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहते हैं कि टीएलसी कर लीजिए या डीएलसी कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि अगर हम पूरे ल्यूकोसाइट की कोशिकाओं की गणना करें तो उसे कहा जाता है टीएलसी। अगर हम केवल ये बताने का प्रयास करें कि 5000 है कि 4000 है कि 3000 है, यानी कि 5000 के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें अप हुआ है कि डाउन हुआ है, तो वह कौन सा ब्लड रिपोर्ट कार्ड है, वह टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, यानी कि टीएलसी की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा होता है डीएलसी। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत इनकी भी संख्या अलग अलग होती है। जब इनकी अलग अलग संख्याओं का हम वर्णन करते हैं, इनको अलग अलग करके हम मापने की कोशिश करते हैं, तो वो डीएलसी या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहा जाता है उसको। तो बैसोफिल्स की संख्या याद होनी चाहिए आपको, इसकी संख्या लगभग 0.5% होती है, 0.5% होती है। 1 से लेकर 4% के आसपास जो संख्या होती है वह इओसिनोफिल्स की होती है, वह इओसिनोफिल्स की होती है। और लगभग 50 से लेकर 70%, ठीक है, 50 से लेकर 70% की जो संख्या होती है वह न्यूट्रोफिल्स की संख्या मानी जाती है। तो ये लगभग में वैल्यू है। तो जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमको ये वैल्यू भी याद रखनी चाहिए। जब ब्लड रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे तो ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी, तो यहां से आप इस चीज को नोटिस करना है। तो ये तो बात रही कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी की। कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। पहली प्रकार की जो कोशिका होती है उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। और जो दूसरी प्रकार की कोशिका होती है उसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आती हैं। पहली प्रकार की कोशिका को हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइट्स कहेंगे, और दूसरी प्रकार की कोशिका को हम क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट्स कहेंगे। मोनोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 2 से लेकर 6%, ठीक है, 2 से लेकर 6% इसकी संख्या पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। और अगर लिम्फोसाइट की मैं बात करूं तो लगभग ये 25 से लेकर 33% के आसपास पाई जाती है, 25 से लेकर 33% के आसपास पाई जाती है। तो अब ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये परसेंटेज और ये वैल्यू अगर आपको पता रहे तो अब आपको किसी के ब्लड रिपोर्ट कार्ड को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यही सारे वैल्यू आपके ब्लड रिपोर्ट कार्ड में दिए रहते हैं। तो बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जब इनका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये डीएलसी कहलाता है। ये आपका ये ब्लड रिपोर्ट कार्ड में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चीजें दी रहती हैं। अब यहाँ पे 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ सकता है। कौन से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। कौन से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये 5 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इनके काम क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इन सारी कोशिकाओं में संख्या में कौन बड़ी है,
संख्या में कौन छोटी है। और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, आकार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा। कुछ कमेंट्स आए, मैं पढ़ लेता हूं। मृदुल जी, गुरुजी पॉलिटी के क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिली, अभी तक 4 दिन से प्रतिदिन बोल रहा हूं एक ही बात। चलिए ठीक है मृदुल वर्षा जी, मैं आज ही मैं बोल के जो है उसका पीडीएफ दिलवा देता हूं, ठीक है। आप बार बार जो है बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आप लोकतंत्र में है, पॉलिटी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, बोलते रहिए। सर कैन यू टेल अस अबाउट ईवीएस क्लासेस, ठीक है। ईवीएस क्लासेस की जो भी बातें रहेंगी मैं उसको जो है पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसके लिए परेशान ना होइए। अब मेरी बात ध्यान समझिए। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। आप लोगों की इतनी क्वेरी रहती है कि अगर हम केवल करीब 1 घंटे तक केवल आपके क्वेश्चन का जवाब देने में निकल जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग शुरुआत में या तो क्वेरी पूछ लिया करिए या तो बाद में पूछ लिया करिए। बीच में जब क्लास जब चल रही होती है उस समय आप लोग क्वेरी मत पूछा करिए, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मैं बहुत सारी चीजों को बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो रिलेवेंट चीजें हैं उनको आप याद रखिएगा एक पॉइंट में, कि ये जो बेसोफिल्स होता है, इओसिनोफिल्स होता है और न्यूट्रोफिल्स होता है और ये मोनोसाइट होता है। ये 4 कोशिकाओं के बारे में याद रखिएगा कि ये 4 कोशिकाएं जो हैं ये रोगाणुओं के भक्षण करने का कार्य करती हैं। यानी कि करना चाहेगा, इस कोशिका के करीब आएगा या इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तो ये चारों कोशिकाएं कौन कौन सी, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये चारों कोशिकाएं प्रत्यक्ष अथवा